करंट अफेयर्स के एक और अंक में हम आपका स्वागत करते हैं। रोजाना जो भी टॉपिक आपको समझाए जाते हैं, उसमें जो भी देश में या विदेश में घटनाएं हो रही हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफिकल उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एथिकल या मोरल उसके स्टैंडिंग क्या है, ये सब समझाने की आपको कोशिश की जाती है। मकसद हमारा साफ है कि भई अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज की, तो उसके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ मदद इस सीरीज से मिले। कहने का मतलब ये भी है कि भाई कोई भी अगर वस्तु, कोई भी चीज़, किसी भी कंसेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग, ये सब एक तरह से जब हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तब ही जा कर के उन हाई परफॉर्मिंग सिचुएशंस में हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो जैसे आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसके बारे में कई सारे डायमेंशन जानने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, कैसे आपको अगर सवाल पूछा जाएगा, तो किस तरीके से आप वहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके की फ्रेमिंग आपको आंसर में करनी चाहिए, ऐसे में अगर आता है तो आप क्या करें। इसी तरीके से इंटरनेशनल फादर्स डे के ऊपर भी बारे में बात करेंगे। ये जो भी इवेंट्स होती हैं, उनका सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरीके से हम हमारे देश को एक तरह से विकसित के बनाने के साथ में उसका जो हेल्थ का पैरामीटर है, जो हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में जिसको काउंट करते हैं, कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम सब के बारे में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, आज जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, 21 जून को यह मनाया जाता है। जब हम बात करते हैं योगा के बारे में, तो देखिए, भारत का इसमें जो योगदान रहा है, उसको कोई नहीं नकार सकता। आज योगा जब से ये इंटरनेशनल डे बना है, लोगों की पर्सनल हेल्थ को सुधारने के साथ में पूरे विश्व में एक तरह से पीस कैसे एस्टेब्लिश हो सकती है, उसके लिए भी जो है ये आगे अपनी रोल निभा रहा है। अगर जब हम बात करते हैं योगा का क्या योगदान है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाने में, मान लो अगर कोई पूछ ले आपसे, तो सबसे पहले ये कह सकते हैं कि योगा हमारे माइंड को शांत करता है, हमें वो इंटरनल पीस प्रोवाइड करता है। इसकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं, यानी अगर हम फिजिकल बाउंड्री के बारे में बात करें, तो योगा एक तरह से वसुदैव कुटुंबकम की फीलिंग को प्रमोट करता है, वन वर्ल्ड की फीलिंग को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सब लोग जो हैं अगर डिस्प्यूट होते भी हैं, तो उनका समाधान या तो डिप्लोमेसी या डायलॉग के द्वारा कर पाएँ, वो इनर स्ट्रेंथ इसमें आती है। वो एक ऐसा करेज जो है ये योगा प्रोवाइड करता है, जहाँ से हम एक दूसरे के, वो कहते हैं ना कि भाई ब्लड थर्स्टी होने की बजाय हमें जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा खुद का भी कंट्रोल हो, हमारे इमोशंस का भी कंट्रोल हो, और ये इमोशंस जो हैं हमें कई बार डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ धकेलते हैं, वो ना हो पाए। संपूर्ण मानव जाति के लिए जो है हम सेवा करें, एनवायरनमेंट के खिलाफ इस प्रकार के कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, जहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो भी चीज़ हमें जो है वो योगा से ही आती है। तो ये सब कुछ आपको बताना है कि पर्सनल हेल्थ और वेलनेस से लेकर के कलेक्टिव पीस और हार्मनी के बारे में जो है सोसाइटी की, यह योगा बात करता है। भागवत गीता के बारे में भी कहें, तो हमें समझाया गया था कि कैसे बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ज़रूरी है, जो कि वर्क, न्यूट्रिशन और स्लीप उसमें जो है कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी सफरिंग को मिटाने के लिए। तो अगर पूछा जाता है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन कैन योगा प्रोवाइड इन आवर ओन डेली लाइव्स, तो वहां पर जो है आप भागवत गीता की इन लाइंस को कोट कर सकते हैं। ये जो बैलेंस है, वह योगा का ही एक प्रिंसिपल योगदान है। व्हेन आवर बॉडी माइंड इज काम एंड प्रेजेंट वेनेवर वेरेवर वी आर सिटिंग, तब हम जो हैं प्रोडक्टिव भी होंगे, हमारे प्रति हम ज़्यादा सजग भी होंगे, वॉट एवर वर्क दैट वी आर डूइंग, वी विल बी डूइंग इट विद अटमोस्ट इंटेग्रिटी। और आप जानते हैं कि आजकल की लाइफ जो है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, उसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये हमारी जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जिसमें हम बैलेंस्ड मैनर में रह पाएं, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना, अगर उसको कोई सिखाता है, और वो भी जो भी हम कर रहे हैं, वो राइटफुल मैनर में बात करें, यानी वो एथिकल कंडक्ट हो, उसमें मोरालिटी जो है वो विद्यमान हो, तो यह भी जो है हमारी एक तरह से हैबिट बन जाती है। तो फिजिकल हेल्थ के साथ में हमारी मेंटल हेल्थ को, जो कि एक इंडिविजुअल को उस वसुधैव कुटुंबकम यानी एक ग्लोबल कलेक्टिव पीस के एफर्ट से जोड़ता है, तो वह जो है योगा है। तो ये स्टेबिलिटी, ये सेल्फ अवेयरनेस, ये बैलेंस, ये सोसाइटी के नेविगेशन, ये रीजन्स के आपस में जो ग्रैपलिंग हो रही है वॉर से या फिर आर्म्ड कन्फ्रंटेशन से या डिप्लोमेटिक चैलेंजेस से, उनको जो है डायलॉग, कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल रिजोल्यूशन से हमें जो है ये योगा हेल्प करता है उनको आगे ले जाने के लिए।
इवन हम ये बात करते हैं कि भई योगा के बारे में जैसे मान लो आपसे कई सवाल, कई डायमेंशन भी पूछ लिए जाएँ, मान लो और उसमें से 1-2 डायमेंशन आपको मैं समझा दूँ कि जैसे कोई पूछे कि भई योगा केवल और केवल फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं है। यह एक होलिस्टिक फिलॉसफी है जो कि भारतीय ट्रेडिशन में जुड़ी हुई है। अब मान लो आपको इसका सवाल पूछा आंसर पूछा जाए क्योंकि ये ज़्यादातर जो है हमने पतंजलि के अष्टांग योगा में भी एक तरह से देखा है जहाँ पर ये कल्चरल नोशन उसको दिया गया है। यानी एक होलिस्टिक फिलॉसफी के तौर पर जो है योगा को समझाया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर हम योगा की डेफिनिशन देखते हैं तो बेसिकली यह जो है वो शब्द जिससे आता है वह है हमारा युज यानी YUJ। पतंजलि की योग सूत्र के बारे में आपने सुना होगा, योगश्चित वृत्ति निरोध है। यानी योग जो है वो युज वर्ड से, जिसका रूट वर्ड युज है, यानी योग जॉइन अटैच करना, किसी चीज से यूनाइट होना, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है एक तरह से ये अपने आप का जो है अल्टीमेट यूनियन साबित करता है। चित्त के बारे में जो बात कही गई है वह है हमारी कॉन्शियसनेस, यानी वॉट एवर वी आर डूइंग द सेंसरी द प्रोसेसिंग माइंड इज अवेलेबल देयर। यानी हमारा जो मानस है, हमारी जो बुद्धि है, हमारे अहंकार, ये जो है तीनों चीज बनाते हैं हमारे चित्त को। एक और चीज आती है उसको कहते हैं हम वृत्ति, यानी कोई भी मॉडिफिकेशंस हुए, कोई भी रिपल्स हुई, हमारे दिमाग में आने वाले फ्लक्चुएशंस, थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, ये जो हैं वो चित्त कहलाते हैं, वृत्ति कहलाते हैं। और इनको निरोध करने का काम, इनको कंट्रोल करने का काम, इनको क्वाइट करने का काम, इनको सिसेशन करने का काम, इनको चैनल करने का काम हमारा योगा करता है। इसलिए कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। तो आप योग, चित्त, वृत्ति और निरोध इसके बारे में अपने आंसर में बता देंगे तो आपका आंसर वहां पर सक्सेसफुल माना जाएगा। एक और बात आती है योगा कर्मसु कौशलम, तो इसको जो है आप सीधा बताएं क्योंकि योग एक तरह से हमें वो स्टेट ऑफ मेंटल पीस प्रोवाइड करता है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कर्मसु का मतलब होता है वाइल परफॉर्मिंग आर एक्शंस, यानी वॉट एवर एक्शंस दैट वी आर डूइंग, रादर जो भी हमारी चाहे हम उसको जिम्मेदारी के तौर पे करें, तो उसमें जो है स्किल, एफिशिएंसी या एक्सीलेंस प्रोवाइड करना, यानी योगा इज स्किल इन एक्शन। इसको जो है वो योगा कर्मसु कौशलम बताता है। मतलब जैसे गीता भी बोलती है ना कि भाई कौशलम यानी जो भी हम करें उसको एफिशिएंसी से करें। अब उसको एफिशिएंसी से कैसे करेंगे? सबसे पहले आप उसमें ये भी लिखें कि टू डू दैट टू पर्टिकुलर डू टू टू डू अ पर्टिकुलर वर्क वी हैव टू प्रोवाइड ourselves with a thought of mind, जहां पर हमारा जो है वो काम करने का मतलब निष्काम हो, यानी स्किल इस प्रकार की हो जिसमें हम उसका जो भी फल है, यानी वो कहते हैं ना उसका आउटकम का क्या है, वहां पर हमारा जो है दिमाग जाने की बजाय हम उसमें क्या कर रहे हैं केवल उस पे हम ध्यान दें। यानी ट्रू स्किल इज व्हेन वी आर हैविंग अ सॉर्ट ऑफ पीसफुल मेंटल इक्विलिब्रियम। दूसरा जो भी काम करें उसको एक तरह से बिना ईगो या सेल्फलेस डिजायर के साथ में करें, और जो भी कार्य किया जाए वो बॉन्डेज के बिना किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम किसी को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं या खुद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उससे हो रहे हैं। तो योग है कर्मसु कौशलम, यानी स्किल जो है किसी भी एक्शन में वो इन मतलब से आ सकती है। अब कई बार ये होता है कि भाई योगा कर्मशु कौशलम किसी एक पब्लिक सर्वेंट के लिए क्यों जरूरी है? आप वो भी तो डायमेंशन अपना मेंस में डाल सकते हैं ना। तो उसमें आप लिखिए कि वेन एवर वी से दैट देर इज ए मतलब जो मैंने बोला आपको कि भाई योगा इज स्किल इन एक्शन, तो आप बताएं कि इसमें जो है हम कोई भी कार्य करें, हमारी प्रोफेशनल जो कंडक्ट होता है, पब्लिक सर्वेंट जो हम करते हैं उसमें हम जो भी पब्लिक सर्विस दे रहे हैं, इसमें जो कर्मशु कौशलम है वह बेसिकली हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और एक्सीलेंस को मतलब दर्शाता है, जहां पर हम सिटीजन सेंट्रिक जो डेवलपमेंट है या जो सर्विस डिलीवरी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएं। कई बार हमारी जो सिविल सर्विसेज की वैल्यू होती है वो हमें न्यूट्रल रहने, इम्पार्शियल रहने के बारे में बात करती है। योगा या योगा कर्मशु कौशलम हमें उस रास्ते पर लेके जाता है। इवन हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रेस को हम कैसे मेंटेन करें, इसके भी दरवाजे जो हैं ये हमारा योगा यानी योगा कर्मसु कौशलम जो है वो खोलता है। अब वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं कि योगा इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन जो है ये एक फिलोसॉफी है जो कि भारतीय ट्रेडिशंस में जुड़ी हुई है। इसको हम जो पतंजलि के अष्टांग योग हैं उससे अगर देखें तो देखिए पतंजलि का जो योग सूत्र था जो कि करीबन 400 सीई के आसपास जो है आया, उसमें सांख्य फिलोसॉफी में जो है योगा को डीपली इंटरट्वाइंड किया गया है। जहां पर अगर हम बात करें सांख्य के बारे में तो पुरुष और प्रकृति दोनों जो हैं उसमें दर्शाए जाते हैं, जहां पर मैटेरियल और हमारी
एटर्नल जो कॉन्शियसनेस है, उनके यूनिफ़िकेशन के बारे में बात करी जाती है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई जो भी हमें 8 हमारे लिम्ब्स हैं पतंजलि के योग के, चाहे वो यम यानी सोशल एथिक्स या रिस्ट्रेंट्स जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी किसी की भी हम पर्सनल अचीवमेंट या पोज़ीशंस जो हैं उनको उनको चोरी नहीं करेंगे। इसी तरीके से ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है बिल्कुल भी ग्रीड नहीं रखना। तो ये यम जो हैं वो पहला लिंब है जहाँ पर पतंजलि जो हमें योग सूत्र के बारे में बात होती है, उसमें सोशल एथिक्स या रिस्ट्रेंट्स के बारे में बात की गई है। दूसरा जो है लिंब वह है नियम यानी पर्सनल डिसिप्लिन के बारे में, जहाँ पर सोच यानी हमारी जो बॉडी और माइंड है, उसमें प्योरिटी या क्लीनलीनेस होनी चाहिए। संतोष यानी हम जो भी करें, वो बेसिकली प्रेज़ेंट मोमेंट पे क्या चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए उसमें हम कंटेंट रहें, यानी हम अपने आप को लिमिटेड रखें, कंट्रोल रखें हमारी डिज़ायर्स पर। इसी तरीके से नियम में तपस के बारे में बात होती है जहाँ पर जो हमारी इंटरनल फायर है, उसको हम कैसे डिसिप्लिन के तौर पर रखें। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी हम कैसे करें और इसी तरीके से ईश्वर जो प्राणिधान है, यानी जो भी हमारा हायर पावर है या कोई भी ऐसी कोई शक्तियां हैं, उनके प्रति भी हम जो हैं वो एक तरह से सरेंडर करें। तीसरा जो अष्टांग योग का जो वो है, वह है फिजिकल पोस्चर यानी आसन। आसन जो है वो एरोबिक एक्सरसाइज ही नहीं है। इसमें जो है स्थिर सुखम आसन यानी स्टेबल और कंफर्टेबल के लिए जो पोस्चर चाहिए उसके बारे में बात हो रही है, जिसकी वजह से चाहे हम मेडिटेट कर रहे हों या फिर कंफर्ट हमें ज़रूरी चाहिए, तो वो जो है हमें ये लिम्ब सिखाता है। चौथा आता है प्राणायाम जिसमें ब्रीथ कंट्रोल के बारे में बात होती है। इसी तरीके से पाँचवाँ आता है प्रत्याहार जिसमें जो हमारे सेंसेस हैं, उसको हम एक्सटर्नल मतलब ऑर्गन्स के साथ में या फिर जो भी हमारे बाहरी वातावरण में चल रहा है उसके साथ में ना जुड़ें और हम कॉन्शियस रहें जहाँ पर हमारे सेंसेस जो हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के कंट्रोल में रहने की बजाय हमारी जो डिजायर्स हैं उसके कंट्रोल में रहें। बात होती है छठे की, तो उसको कहते हैं धारणा यानी कंसंट्रेशन, यानी एक तरह से हमारा माइंड किसी भी चीज के बारे में जो भी हम कर रहे हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस होना चाहिए, चाहे वो ब्रीदिंग हो, कोई मंत्र कर रहे हो, चाहे कोई भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हों, तो हमारा मन जो है वो वंडर होने के बजाय एक चीज़ पर कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन जो कि कंसंट्रेशन के बारे में, कंसंट्रेशन ऐसा जो कि एफर्टलेस हो। समाधि यानी किसी भी चीज़ में लिबरेशन, और यह जो है अष्टांग को जो पाथ इन्होंने दर्शाया पतंजलि साहब ने, तो समाधि जो है उसका पिनेकल माना जाता है। यानी एक ऐसा मेडिटेटिव अब्जॉर्प्शन जहाँ पर किसी का भी ईगो जो है वो परमानेंटली खत्म हो जाता है और इसी तरीके से हम अपने आप पर झाँकने लगते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भाई योगा में जो है इस प्रकार की फिलॉसॉफिकल डायमेंशंस या क्लासिकल डायमेंशन देखी गई हैं, तो उसमें जो है आप ये पर्टिकुलर आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हमने जो मनाने के बारे में बात कही, वो भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको उसने जो है सामने लाना विश्व के और उसकी जो एक तरह से एक्सेप्टेंस है, उसको प्रमोट किया। अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे? तो इसमें सीधा-सा आप लिख सकते हैं ना कि भारत ने जो भी ये प्रयत्न किया है, उसमें जो है ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस तो बन ही रही है। लेकिन इसी के साथ में भारत की खुद की जो कल्चरल एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है वह पूरे विश्व के सामने आ रही है कि भारत की फिलॉसफी जो है वो वसुधैव कुटुंबकम रही है। एनवायरनमेंट के चाहे कोई भी तत्व हों उनके साथ में हम बैलेंस लाइफ कैसे जी सकें उसके बारे में बात कही गई है। भारत पहले जो है इस चीज़ को किस प्रकार से एक स्पिरिचुअलिटी की डायमेंशन को आगे लाते था इसके बारे में बात हुई है। इसी तरीके से जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी है जहाँ पर हम कलेक्टिव पीस और कलेक्टिव वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, वो भी तो हमारी इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को दिखाता है। माइंडफुलनेस को मतलब जो है वो प्रदर्शित करता है। अष्टांग योग जो है पतंजलि का, वह भी तो हमें यही सिखाया जहाँ पर हम चाहे वो आसन, प्राणायाम, धारणा मतलब सेल्फ कंट्रोल इनके बारे में जो बात कर रहे थे, यम, नियम यानी डिसिप्लिन वगैरह, तो वही तो हमारी कल्चर को बाहर ले जाने का तरीका है। इसी तरीके से जिस हिसाब से हम गुरु शिष्य की परंपरा हो, चाहे वो इकोनॉमिक वायबिलिटी यानी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना हो, यह सब कार्य जो हैं योगा के कारण हो पा रहे हैं।
योगा एक तरह से अब ग्लोबल स्वरूप ले चुका है, चाहे वो ग्लोबल एक्सपेंशन हो योगा का, जहाँ पर विभिन्न जो प्लेसेस हैं ग्लोबली, वहाँ पर जो हैं ये योगा प्रैक्टिस किया जा रहा है। पीपल आर टेकिंग प्राइड, पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट देयर ओन बॉडीज़, अवेयर अबाउट देयर ओन मतलब जो भी उनके रूटीन रहते हैं उसके लिए। तो उसकी वजह से भी जो है ग्लोबल डायमेंशंस मिल रही हैं। हालाँकि भारत ने इसको ज़्यादा कमर्शियलाइज़ नहीं किया है, जहाँ पर चाहे इसकी प्रोसेसेस हों, चाहे वो इसके विभिन्न मतलब मेडिकेशंस हों, उसको भारत ने अभी तक भी जो है वो पेटेंट की श्रेणी में नहीं लाया। लेकिन फिर भी आप कहें कि चूँकि ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हेल्थ को प्रमोट करती हैं, चाहे वो हमारा सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस हो, चाहे वो मतलब कई सारे प्रकार के जो आसन होते हैं, वज्रासन, ताड़ासन या फिर अनुलोम-विलोम या फिर भ्रामरी, इनके द्वारा जो भी माइंड, बॉडी या हमारे सिटिंग पोस्चर्स, इन सब में जो पॉजिटिव परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है, वह हम हमें एक जो है वो सेक्युलर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें फिलोसॉफिकल ग्रोथ के साथ में स्पिरिचुअल और उसी के साथ में जो है हमारी सस्टेनेबल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैसे हों, उसको प्रमोट किया जाता है। कहा जाता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जब हमने डिक्लेयर करवाया यूनाइटेड नेशन से, तो यह भारत की डिप्लोमेसी का ही एक अचीवमेंट था, यानी भारत की जो सॉफ्ट पावर है, उसमें भी जो है एक तरह से इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इसको भी आप आराम से वहाँ पर बता सकते हैं, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन का जो रेज़ोल्यूशन था 69/131, उसने जो है इस चीज़ को प्रमोट किया। इसको स्पॉन्सर किया गया था 177 देशों के द्वारा, और यह जो है दर्शाता था कि अगर कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो कि नॉन कंटेंशियस हो, जो कि यूनिवर्सल अपील रखता हो, उसको कोई भी कंट्री अगर चाहे तो वह इम्प्लीमेंट करवा सकता है। मैं जो भी लाइन बोल रहा हूँ, ये सब लाइन जो है आपके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने, अपने माइंड में वो कीवर्ड जनरेट करने, कोई भी चीज़ का आंसर लिखने में काफ़ी मदद करेंगी। आप इसको मान के चलिए, द कीवर्ड्स व्हिच आई एम स्पीकिंग, और मैं जानबूझ के उनको इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारे जो इंग्लिश मीडियम के श्रोता हैं, दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ यूनिवर्सल अपील ऑफ व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो। योगा जो है वो पॉलिटिकल, रिलीजियस या जियोग्राफिक बाउंड्रीज़ को नहीं जानता। इसी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम यानी वर्ल्ड इज़ वन फैमिली उसको प्रमोट करता है। इसी तरीके से यह एक ब्रिज के तौर पर कार्य करता है, जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा जो है हमारी कल्चरल एम्बेसडर के तौर पे काम कर रही है बाहर के मतलब जियोग्राफ़ीज़ में, तो यह भी जो है इंडिया का लोकल इन्फ्लुएंस उन जियोग्राफ़ीज़ में दिखा रही है ना। इसी तरीके से भारत अगर बात करें तो जैसे 177 कंट्रीज़ ने इसको को-स्पॉन्सर किया, तो ये भी तो दिखाता है कि मल्टीलैटरल लीडरशिप की अभी भी जगह है, जहाँ पर इस प्रकार के जो विचार होते हैं, उनको बिना किसी देशों के कॉन्फ्लिक्ट के जो हैं वो आगे बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पर देशों की बजाय हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करें। इसी तरीके से यह जैसे बात करते हैं भाई इकोनॉमी के इसके क्या फ़ायदे हैं, तो सीधा बताइए। एक तो ये जो है वो प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करता है। यानी रोग होने से पहले ही अगर हम उनका समाधान कर लें, मेंटल स्टेट में अगर पुअर मेंटल स्टेट में पहुँचने से पहले हमारे माइंड को हम एकाग्र करना सीखें, उसके बारे में कॉन्शियस रहें, हमारी बीमारियों को हम कंट्रोल करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, मेंटल एक्टिविटीज़ करें, तो जिसकी वजह से प्रिवेंटिव केयर जो है, वो हमें इन बीमारियों से ग्रसित होने से बचाता है। तो एक तो सबसे बड़ा उसका इकोनॉमिक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा आप ये बताएँ कि प्रिवेंटिव केयर में भी काफ़ी योगदान हो रहा है, जहाँ पर आयुष जैसे जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो थेरेपी जैसे जो सिस्टम्स हैं, वो भी योगा के द्वारा ही किए जाते हैं। किसी को हील करना हो, वेलनेस के जो हैं टूरिज़्म, आपने देखा होगा मेडिकल या वेलनेस टूरिज़्म, कितना बड़ा जो है एक तरह से इंडस्ट्री उभर रही है। भारत में तो इनके कारण जो है टूरिज़्म के भी मतलब जो कल्चरल टूरिज़्म है, उसकी भी संभावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं। इसी तरीके से जो ट्रेडिशनल नॉलेज रहा है, चाहे वो इंग्लिश मतलब जो हमारा मेडिसिन सिस्टम है, उसमें भी कई सारे सुधार करने की जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें भी जो है इकोनॉमिक वायबिलिटी इसकी आ रही है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हमें नॉट ओनली हमारे डायमेंशंस को, बल्कि हमारा वो कहते हैं ना कि हाउ वी शुड गिव आंसर, और इसी के साथ में आप खुद भी जो भी मतलब हमसे सुनते हैं, उसको अपनी लाइफ में जो है वो उतारने का प्रयत्न करें। बात होती है इंटरनेशनल डे ऑफ फादर्स यानी फादर्स डे के बारे में, तो एक तरह से उन फादर्स के लिए मतलब दिन याद करने का मौका है, जहाँ पर कहते हैं ना कि भई पिता के प्रयासों के कारण बहुत सारे बच्चों ने अनगिनत सक्सेसेस हासिल की थीं। जहाँ पर वो पिता के सैक्रिफाइसेस की वजह से, उनके डेली स्ट्रगल की वजह से जो हैं, जो भी एक एटमॉस्फियर उनके बच्चों ने देखा, और उसके बाद में द काइंड ऑफ कैरियर्स दैट दे मेड,
they 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 won so much success in their life was only dependent on what kind of contributions, what kind of positive impact that was left by their fathers in their lives. तो यह जो है उसी को ही मनाने का मतलब एक तरह से जो है वो दिन होता है। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फादर्स की, तो आप बताएं कि यह जून के थर्ड संडे को एनुअली मनाया जाता है 100 से ज़्यादा कंट्रीज में, जो कि एक तरह से फादर्स और उनके जो बच्चों के बीच में पर्सनल बॉन्ड्स होते हैं, उनको और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका होता है। कई जगह पर इसको मार्च 19 को भी मनाया जाता है। इवन फर्स्ट संडे जो सितंबर का आता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, यह उस दिन को भी मनाया जाता है। तो जब हम योगा के बारे में सॉरी जब हम फादर्स डे के बारे में बात करते हैं, तो यह जो है बेसिकली हमारी लाइफ में जो भी योगदान रहा है हमारे फादर्स का, तो उसको जो है याद करने का एक मौका है। मेरीटाइम कैपेबिलिटी में एनहांसमेंट के तौर पर हमारे यहाँ पर जो है आज 3 इंडिजीनियसली डिज़ाइन्ड और बिल्ट नेवल शिप्स जो हैं वो कमीशन की गई। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे। इनको कोलकाता से जो है वो कमीशन किया गया। अब ये जो हैं भारत की मेरीटाइम जो कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरीटाइम अवेयरनेस है, या जो हमारी डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में जो सेल्फ रिलायंस है, उसका एक जीता जाता उदाहरण जो है उसके तौर पर देखी जा रही है। हमारी नेवल यानी करीबन 11,500 किलोमीटर की आइलैंड हो, चाहे वो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री हो, उसको और ज़्यादा सशक्त कैसे बनाया जा सकता है? जब हम भारतीय नेवी के बारे में बात करते हैं, तो सिक्योरिटी या डिफेंस जो है कंट्री का, उसका तो रोल प्ले करती ही है। प्लस इसके साथ में देश का करीबन-करीबन $1 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट होता है या हमारे जो इम्पोर्ट होते हैं, उनको एक वाइटल सिक्योर पाथवे कैसे प्रोवाइड किया जाए, उसके बारे में भी नेवी का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। हमारे जो तेल के रिसोर्सेज़ या अन्य जो रिसोर्सेज़ होते हैं, जिनकी ऑफशोर माइनिंग होती है, उनको भी मेजर तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नेवल फ्रेमवर्क का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो उसी नेवल फ्रेमवर्क को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये जो 3 प्लेटफ़ॉर्म हैं, दूनागिरी के, संशोधक के और अग्रे, ये जो हैं वो कमीशन की गई है। इसकी वजह से भारत की जो जर्नी है एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर इसलिए बनना ज़रूरी है बिकॉज़ नॉट ओनली यू strengthen your maritime boundaries, not only you better secure your maritime boundaries, but you also provide protection to the trade which is happening along your waterways, but also you become an exporter of the technology. तो जिसकी वजह से जो है ये नेवल प्लेटफॉर्म हमें एक स्ट्रॉन्गर मेरीटाइम पावर बना सकता है, और ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी या जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसमें जो है ये आगे हमारी और ज्यादा मदद कर सकता है। आपको बता दें कि इस प्रकार के जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जिसमें दूनागिरी के बारे में बात करी जा रही है, यह भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी या डोमेस्टिक जो वॉरशिप डिज़ाइन है, उसमें एक मेजर लीप के तौर पर देखा जा रहा है। आईएनएस संशोधक एक लार्ज सर्वे वेसल है, जबकि आईएनएस अग्रे एक एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है। प्रोजेक्ट 17 ए का नाम आपने सुना होगा, जहां पर नीलगिरी क्लास उसकी ये फिफ्थ शिप है दूनागिरी। यह एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स है, जिसमें ये जो वेसल्स हैं वो एडवांस्ड हैं, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज से जुड़े हुए हैं, यानी इनको जो है वो डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एनिमी शिप्स के लिए। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वह कोलकाता बेस्ड जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर, उसने किया है। तो ये भारत की जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज हैं, उनको प्रेसिशन, विजिलेंस और डोमिनेंस के रास्ते पर लेके जाता है, जहां पर करीबन-करीबन 6,700 टन का डिस्प्लेसमेंट करना और करीबन-करीबन 150 मीटर की इसकी लेंथ है, और इसमें करीबन 226 पर्सनल जो हैं वो ऑपरेट इसको करेंगे। इसमें कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें ब्रह्मोस की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, एंटी शिप या लैंड अटैक मिशंस के लिए वह जो है वो काम आएगी। इसी के द्वारा हम जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम भी क्रिएट करना चाहते हैं। इस इन जो शिप्स हैं उनमें इंडिजीनियस जो कंटेंट है उसका लेवल करीबन-करीबन 75% तक पहुँच गया है। इंडिजीनियस कंटेंट जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आप मान के चलिए भारत के लिए वो उतना ही बेटर होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो हम सबमरीन्स, जिसका अभी डील जो है वो फाइनल नहीं पहुँची है, जर्मनी से जो हम खरीदने की एक तरह से पूरी की पूरी मतलब उसकी एक रूपरेखा बन चुकी है, उसमें जर्मनी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, जिसके कारण हम एडवांस्ड जो सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वो भारत में ही कर पाएँगे। आपको बता दें कि करीबन-करीबन 38,000 करोड़ रुपए का निर्यात हमने डिफेंस सेक्टर में किया है।
और डिफेंस सेक्टर में पहली बार हम 1,40,000 से 1,50,000 के आसपास लाख करोड़ रुपए के बारे में बात कर रहा हूँ। उतने से ज़्यादा हम जो हैं वो इंडिजीनियस हमने मैन्युफैक्चरिंग की है। तो डिफेंस की रिक्वायरमेंट को हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, वी विल बिकम अ पावरफुल नेशन और उसी में ही जो है वो नेवी का योगदान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आप बात करें डेवलपमेंट, सिक्योरिटी या प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो इन चीज़ों को तो ज़रूर जो है वहाँ पर आपको लिखना होगा। कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि भई मतलब भारत के द्वारा चाहे वो प्रोजेक्ट 75 हो या इन चीज़ों के बारे में, तो वो कैसे जो है हमारी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरह से ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी आईएनएस संशोधक है, उसको अगर मैं आपको बताऊँ तो एक प्रकार की वेसल है, जो कि 4th और फाइनल शिप है, संध्यक क्लास सर्वे वेसल लार्ज, जो कि इंडियन नेवी के लिए बिल्ड की गई है। आपको बता दूँ, इसका जो मोटो है वह है मार्गस्य नेता सागरस्य वेता। तो ये मतलब बेसिकली हमें जो कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, वह सेंसरी डेटा को प्रोवाइड करती हैं। अंडर वाटर डोमेन की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हम कैसे मैप कर सकते हैं, जिसमें जो डीप वाटर टेरेन्स हैं, उनको हम और ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं, कैसे मैप कर सकते हैं, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको हम कैसे पार कर सकते हैं। मेन जो वेसल्स होती हैं, बिना किसी रिस्क के, उसमें जो है ये काम आती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ये जो हमारे अंक रहते हैं, उसमें हमारी कोशिश ये रहते हैं कि व्हाटएवर इज़ बीइंग टॉट टू यू हैज़ टू बी टॉट इन अ क्वालिटेटिव मैनर इन व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। You get a clear idea, so that helps you to write better prelims, that helps you to increase your chances, जहाँ पर आप context specific जो है वो आंसर दे पाएँ अपनी मेंस में, और फिर इंटरव्यू में तो आपका जो है वो न्यूट्रल, इम्पार्शियल और एक बैलेंस्ड जो ओपिनियन होना चाहिए, वह झलके। तो हमारी अप्रोच आपके लिए यही रहती है। फिलहाल आज के लिए यहीं रुकेंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।